नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में भारत की अपनी पहली विदेश यात्रा की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने बीते सप्ताह उच्च सदन नेशनल असेंबली को बताया कि पहली यात्रा का निमंत्रण चीन से आया था। कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है नेपाल और इंडिया के बीच में। नेपाल और इंडिया के रिलेशन के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात इस टाइम पे कहां पे खड़े हैं, इस ताल्लुकात से नेपाल को क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान है, इन सब के ऊपर बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात क्यों खराब होते हैं 8-2-4 महीने बाद। इस वीडियो को देखते हैं फिर आपके साथ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करते हैं। यह कोई पहली बार नहीं है जब नई दिल्ली और बीजिंग प्रशासन ने अपने साथ सीमा साझा करने वाले देश नेपाल के प्रधानमंत्री को यात्रा पर आमंत्रित किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में भारत की अपनी पहली विदेश यात्रा की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने बीते सप्ताह उच्च सदन नेशनल असेंबली को बताया कि पहली यात्रा का निमंत्रण चीन से आया था। वे यहीं तक नहीं ठहरे, उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें आमंत्रित करने के बाद चीनी राजदूत ने स्वयं नेपाल की आंतरिक स्थिति का हवाला देते हुए बताया कि वे चीन यात्रा की संभावना नहीं देख रहे हैं। कूटनीतिक मामलों में दिलचस्पी रखने वाले कुछ विशेषज्ञों की राय है कि प्रधानमंत्री के बयान से कूटनीतिक संबंधों में नुकसान हो सकता है। वहीं एक माओवादी नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री का बयान उनके मुखर स्वभाव के मुताबिक ही है। नई दिल्ली में मौजूद एक विशेषज्ञ ने इस बात पर जोर दिया है कि नेपाली नेताओं को भारत के साथ अपने संबंधों में चीनी कार्ड का उपयोग करने की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। भारत और नेपाल दोनों देशों के अधिकारियों ने शनिवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री प्रचंड 31 मई से 3 जून तक भारत का दौरा करेंगे। 5 महीने पहले प्रचंड ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद भारतीय मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि उनकी पहली विदेश यात्रा भारत की होगी। लेकिन इस सप्ताह होने वाली यात्रा की तारीख की घोषणा से पहले उन्होंने नेशनल असेंबली को बताया कि चीन ने उन्हें मार्च के अंत में आयोजित बोआओ फोरम फॉर एशिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। प्रचंड ने कहा, आमंत्रण आया था, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में यात्रा नहीं करने का फैसला नेपाल की ओर से नहीं लिया गया। हालांकि बाद में ऐसी खबरें आईं कि काठमांडू में चीनी राजदूत ने प्रधानमंत्री प्रचंड से मुलाकात कर अपनी शिकायतें दर्ज कराई। प्रचंड और चीनी राजदूत के बीच मुलाकात और इस दौरान हुई बातचीत की पुष्टि के लिए BBC न्यूज नेपाली ने चीनी दूतावास से संपर्क किया। वहां से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। नेपाल एंड द जियो स्ट्रेटेजिक राइवलरी बिटवीन चाइना एंड इंडिया किताब के लेखक संजय उपाध्याय कहते हैं कि नई दिल्ली में प्रचंड को अभी भी कई लोग चीन समर्थक नेता मानते हैं। हालांकि प्रचंड घरेलू राजनीति में खुद को प्रासंगिक बनाए हुए हैं, लेकिन संजय उपाध्याय का दावा है कि बाहरी संबंधों में उनकी विश्वसनीयता कम हुई है। हालांकि CPN माओवादी सेंटर के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के सदस्य युवराज चौलगई ने कहा कि प्रचंड का स्वभाव कुछ भी छिपाने का नहीं है। उन्होंने कहा, उन्होंने संसद में इस संदर्भ के बारे में अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया है। प्रचंड ने 10 साल के सशस्त्र संघर्ष के दौरान अधिकांश समय भारत में बिताया था। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले संविधान सभा चुनाव के बाद प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने की कुछ ही मिनटों के भीतर उन्हें बधाई दी थी। भारत ने अपने बधाई संदेश में उन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण दिया, लेकिन प्रचंड ने बीजिंग ओलंपिक के समापन में भाग लेने के लिए चीन की ओर से मिले निमंत्रण को स्वीकार किया और बीजिंग गए। साल 2008 में जब वो राष्ट्रपति हू जिनताओ से मिले तब 20 मिनट की बैठक तय थी, लेकिन वो मीटिंग 35 मिनट तक चली। तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति हू ने उस समय नेपाल को मिलाने वाली आर्थिक सहायता बढ़ाने का वादा किया था। प्रचंड ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2 बार भारत का दौरा किया, लेकिन कहा जाता है कि चीन के साथ उनकी निकटता और नेपाली सेना के साथ टकराव के कारण भारत सरकार उनसे असंतुष्ट हो गई। अब इस दौरे से कई महत्वपूर्ण विकास साझेदारियों के एजेंडे के साथ नई दिल्ली जा रहे प्रधानमंत्री की यात्रा पर कई लोगों की नजर है। काठमांडू को अपने 2 बड़े पड़ोसी देशों भारत और चीन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इसके कई उदाहरण हैं। अब भारत चीन रिश्तों में जो अविश्वास दिख रहा है, नेपाल में उसका प्रभाव साफ दिख रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। यहाँ पे मैं ये बात करूंगी कि नेपाल के और इंडिया के ताल्लुकात इस टाइम पे काफी खराबी की तरफ जा रहे हैं। उसके 2 रीजन है, 2 मेन रीजन है। वो 2 रीजन अगर सोल्व हो गए तो नेपाल और इंडिया के ताल्लुकात इतने बेहतर हो जाएंगे, इतने बेहतर कि दुनिया में इनकी कोई दोस्ती का मतलब मिसाल ही नहीं होगा। 2 रीजन है जिनकी वजह से ताल्लुकात खराब होते हैं। ठीक है, नेपाल के फर्स्ट ताल्लुकात हो रहे खराब, वो सिर्फ और सिर्फ हो रहे हैं नेपाल और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट वाला एरिया उसकी वजह से। और ये अगर रीजन ठीक हो गया, ये मसला सॉल्व हो गया,
तो इनका लड़ाई मतलब बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, ये कोई रीजन नहीं बचेगा। दूसरा रीजन है चाइना। चाइना नेपाल के अंदर जो है ना ताल्लुकात बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है और इन्हीं ताल्लुकात की वजह से इंडिया को नुकसान पहुंचता है। नेपाल चाइना की तरफ जाता है तो चाइना को ये लगता है कि यार अगर ये इंडिया की तरफ गया तो इनको नुकसान होगा, तो इसी वजह से चाइना अपनी जो कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाने जो जा रहे हैं, उसी वजह से इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात खराब होते हैं। जो दूसरा रीज़न मैंने आपको बताया ना चाइना नेपाल के अंदर, ये इतना नहीं है बड़ा। पहला रीजन जितना बड़ा है, पहला रीजन और सिर्फ बॉर्डर विवाद या बॉर्डर इशू पे, ये अगर सही हो गया तो ताल्लुकात बहुत जल्दी ठीक होंगे। इनमें से काला पानी, लेपू लेक, लिम्पियादुरा ये भी है। बट यहाँ पे दूसरी बात ये की जा रही थी कि नेपाल के जो लोग इंडिया में काम करते हैं, जब वो वापसी रिटर्न होके आते हैं तो इनको रोक दिया जाता है बॉर्डर पे और ये कहा जाता है कि आप क्यों नेपाल के अंदर इंडियन करेंसी को लेके आ रहे हो, इंडिया से चीजें लेके इंडिया के अंदर नेपाल के अंदर क्यों लेके आते हो। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। जो लोग नेपाल के लोग मतलब जो लड़का नेपाल से और लड़की इंडिया से वो जब शादी करके लेके आता है तो उस पर भी प्रॉब्लम्स है और यही प्रॉब्लम जो है ना ताल्लुकात के अंदर खराबी पैदा करते हैं और इसी वजह से इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात काफी खराबी की तरफ जा रहे हैं। ये अगर सेट हो गए तो इन दोनों के ताल्लुकात काफी बेहतर हो जाएंगे।